बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ पैरेललोग्राम ABCD कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो इस तरह की ABCD। पैरेललोग्राम कौन सी फिगर होती है? ऐसी फिगर जिसकी के 4 साइडें हों और इसकी जो ऑपोजिट साइड होती हैं या आमने सामने वाली साइड होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, यानी कि एक ही सीध में होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास ये जो पैरेललोग्राम है इसमें ये दो साइडें आपस में ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के सामने आमने सामने, और ये आपस में पैरेलल है एक ही सीध में। इसी तरह ये वाली दोनों साइड आपस में ऑपोजिट हैं और आप ये देखें एक ही सीध में जा रही हैं, तो ये भी पैरेलल है। ठीक हो गया, तो इस तरह की शेप को पैरेललोग्राम कहते हैं। अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB देखें, ये DAB, ये जो हमारे पास इस पॉइंट A पे एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू में दे दी गई है 70। लेकिन जब भी एंगल की मेजरमेंट इस फॉर्म में दी जाए तो ये जो दरमियान वाला पॉइंट होता है इस पॉइंट पे ये वाली वैल्यू बन रही होती है। ठीक है, DAB का मतलब ये है कि देखें ये DAB इस पॉइंट A पे जो वैल्यू है ये 70 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें ये जो पॉइंट A है यहाँ पर हमारे पास ये एक एंगल बन रहा है 70 डिग्री का। हमने क्या मालूम करना है? फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल इन द पैरेललोग्राम। हमने ये जो बकाया है इसमें 3 एंगल है, इनकी वैल्यूज हमने मालूम करनी। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल A या पॉइंट A पे जो एंगल है इसकी वैल्यू में दी गई है, ये मैंने लिख दी है। अब ये बाकी तीनों एंगल की वैल्यूज हमने लिखनी है, तो सबसे पहले ये जो एंगल C है इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल C है इस एंगल A के ऑपोजिट है, एंगल A के आमने सामने है। तो पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में वैल्यू में बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये मेजरमेंट ऑफ जो एंगल C है इसकी वैल्यू भी हमारे पास 70 डिग्री होगी। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये जो थ्री डॉट होता है इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि जो एंगल C है ये ऑपोजिट है एंगल A के, और ऑपोजिट एंगल आपस में वैल्यू में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू मैंने 70 डिग्री लिखी। ये तो हमने ये एंगल C की वैल्यू लिख ली। अब ये दो एंगल B और D इनकी वैल्यू हमने लिखनी है। ठीक है, तो देखें ये जो एंगल A और B है ये आपस में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, ये आपस में समझे पड़ोसी है। ठीक है, इसी तरह ये एंगल A और D ये आपस में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, इनको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनको अगर आपस में सम करें, मिसाल के तौर पे हम अगर ये एंगल A और D को सम करें या एंगल A और B को सम करें, तो ये जो एंगल होते हैं इनका हमारे पास जो मजमूआ आता है वो 180 डिग्री आता है। यानी कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, या जिस तरह आपको मैंने बताया कि जो पड़ोसी एंगल होते हैं आपस में जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी कि इनको जब भी आपस में आप जमा करेंगे तो आपके पास टोटल 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा कि नाउ एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एंगल आते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि उन एंगल्स को आपस में जमा किया जाए तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। तो देखें ये मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B मैंने लिख दिया 180 डिग्री। अब यहां पर मेजरमेंट ऑफ एंगल A की वैल्यू हमारे पास है ये 70 डिग्री, तो यहां पर एंगल A की वैल्यू मैंने 70 डिग्री पुट कर ली। अब हमें ये एंगल B की वैल्यू चाहिए, तो 70 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 180 में से ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो एंगल B है इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू भी मालूम कर लिया 110 डिग्री। तो अब देखें इस एंगल के ऑपोजिट कौन से वाला एंगल है? एंगल D है, तो इसका मतलब है कि फिर जो एंगल D है इसकी वैल्यू भी 110 डिग्री होगी, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल है। और ऑपोजिट एंगल का यहां पर हमने देखा था कि ऑपोजिट एंगल आपस में वैल्यू में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेंगे सो मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, इस तरह हमने ये जो चारों एंगल है इनकी वैल्यूज हमने मालूम कर ली। तो ये चारों वैल्यूज मैंने यहाँ पर दोबारा नीचे लिख ली। ठीक है, आपने भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं तो बेहतर है। ठीक है, ये हमारे पास चारों जो एंगल है उनकी वैल्यूज आ गई हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा हमें इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगी, कुछ सेंटेंसेस हमें लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन है अ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगोनली, कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर हो इस तरह, ठीक है, और इसको हम यहां पर डायगोनली जो है इसको तकसीम कर ले, इस तरह हम कट कर ले। ठीक है, यानी कि यहां से हम इसको इस तरह कट कर लेंगे। देखिए मैं इसको यहां पर अगर लाइन लगा तो उसको मैं कट करता हूं तो हमारे पास इस तरह ये दो ट्राइंगल बन जाएगी, और दोनों ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में देखें यहां पर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। ये वाली जो ट्राइंगल है
इसमें यहां पर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो उसका मतलब है इसकी ये सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज जो वितर वाली साइड होगी। इसी तरह ये जो ट्राइंगल है इसमें ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो इसकी ये सामने वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम ये हमारे पास जब दो ट्राइंगल इस तरह बन गई राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन दोनों पार्ट को हम आपस में वापस इस तरह जोड़े कि इनकी जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है ये आपस में जुड़ जाए। ठीक है, यही इसने लिखा है कि एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ, यानी कि ये जो दो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है इनको हमने इस तरह जोड़ना है कि ये जो इनकी हाइपोटेन्यूज वाली साइड है ये आपस में जुड़ जाए। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसिलेट, हमने ये बताना है, ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि अगर हम ये दो ट्राइंगल को इस तरह आपस में जोड़ लेते हैं, इनकी हाइपोटेन्यूज वाली साइड को मिला लेते हैं, तो ये आपस में टेसिलेशन क्यों करेंगे। टेसिलेशन का आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, जो हमने एक्सरसाइज की पहली वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी, कि टेसिलेशन में छोटे छोटी इस तरह फिगर को जोड़ के एक बड़ी फिगर बनाई जाती है। ठीक है, तो हमने यहां पर ये एक्सप्लेन करना है कि अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल को इस तरह आपस में जोड़ें कि इनकी हाइपोटेन्यूज वाली साइड आपस में जुड़ जाए, तो ये आपस में टेसिलेशन क्यों करेंगे, यानी कि एक बड़ी फिगर ये क्यों बनाएंगे, हमने इसकी रीजन बतानी है। ठीक है, और एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप, और हमने ये जो देखे हमने ये दोनों ट्राइंगल जब आपस में जोड़ी तो इसमें जो एंगल कुछ बन रहे हैं, जैसे कि अब ये वाली हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री का बन रहा है और ये 45 डिग्री का बन रहा है। इसी तरह ये जो ट्राइंगल है इसमें ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये 45 डिग्री का बन रहा है और ये 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमने ये जो इसके इंटीरियर एंगल है, ये जो हमने हमारी नई शेप बनी है, इनको भी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो काम हमने करने हैं। तो पहले हम ये जो एंगल है इनको ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मुख्तलिफ एंगल बन रहे हैं मैं इनकी वैल्यूज पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पर एक तो मैंने ये किया कि ये जो दो ट्राइंगल थी, इस ट्राइंगल को मैंने ट्राइंगल ए बोल दिया। ठीक है, और इस ट्राइंगल को मैंने ट्राइंगल बी कर दिया, दोनों ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया है। अब ट्राइंगल ए में यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये मैंने लिख दिया, ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 45 डिग्री है। ये मैंने ट्राइंगल ए के तीनों जो एंगल बन रहे थे वो मैंने उनकी वैल्यूज लिख दी। और ट्राइंगल बी की भी देखें, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बी के भी तीनों एंगल मैंने लिख दिए। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि दोनों ट्राइंगल के जो एंगल है उनको आपस में हम सम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें मैं इनको कैलकुलेट करता हूं। पहले तो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए मैंने लिख दिया 90, 45, 45। ठीक है, ये ट्राइंगल ए के तीनों एंगल मैंने लिख दिए। फिर मैंने ट्राइंगल बी के भी तीनों एंगल लिख दिए। अब इनको आप सम कर दें। ठीक है, इनको जब आप सम करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, तो ये मैंने ट्राइंगल ए के जो हमारे पास इंटीरियर एंगल बन रहे थे वो लिख दिए, ये ट्राइंगल बी के इंटीरियर एंगल मैंने लिख दिया। इनको सम करें, ये 90, 45, 45 इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा और इसका भी सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का सम अगर करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल के जो सारे इंटीरियर एंगल को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री आ जाता है। तो मैंने आपको थ्योरी के टाइम बताया था कि जब आप दो ऐसी फिगर को आपस में जोड़ के टेसिलेशन बनाना चाहें, यानी कि बड़ी फिगर बनाना चाहें, जिनके इंटीरियर एंगल को अगर आपस में सम करें और हमें 360 डिग्री मिलता है, तो हमारे पास जो टेसिलेशन बनती है वो रेगुलर टेसिलेशन बनती है, यानी कि जो बड़ी वाली फिगर बनेगी उसमें कोई भी गैप नहीं आएगा, वो एक प्रॉपर शेप में, प्रॉपर पैटर्न में बनेगी। ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में फिर टेसिलेशन कर पाएंगी, क्योंकि इनकी जो एंगल की वैल्यू बनती है, दोनों के एंगल को सम किया जाए तो 360 डिग्री हमारे पास बनता है। ठीक है, ये चीज मैंने इस एक्सरसाइज की जो पहली वाली वीडियो है वहां पर थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है टेसिलेशन को। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेंगे, इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल 360 डिग्री। चूंकि ये जो दोनों ट्राइंगल है इनके इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जाविये को जमा किया जाए तो हमारे पास ये 360 डिग्री आता है। तो इसका मतलब है सो द शेप कैन टेसिलेट, इसका मतलब है कि ये जो शेप है ये टेसिलेशन कर सकती है, या इसका हम बड़ा पैटर्न बना सकते हैं, बड़ी शेप इससे हम बना सकते हैं। बड़ी शेप इस तरह बनेगी कि उसमें कोई भी गैप नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बस इसका इतना सा कुछ आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा जो है ये फिगर बनानी पड़ेगी और फिर इनकी ये एंगल कैलकुलेट करके फिर आपने यहाँ पर थोड़ी सी रीजनिंग दे देनी है कि ये जो फिगर है आपस में टेसिलेट क्यों करेगी, यानी कि ये बड़ी फिगर क्यों बनाएगी। उसकी वजह हमने बता दी कि इसके इंटीरियर एंगल को जमा करें तो 360 डिग्री आता है, और जब दो फिगर की इंटीरियर एंगल का हमारे पास मजमू 360 डिग्री आता है तो उसका मतलब है वो दोनों फिगर आपस में टेसिलेट कर सकती है, आपस में जुड़ के वो बड़ी फिगर बना सकती है, और बड़ी फिगर बड़ी तरतीब से बनेगी, उसमें कोई गैप नहीं आएगा, क्योंकि इनके इंटीरियर एंगल का जो सम है या मजमूआ है वो 360 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। कि अगर हमारे पास एक बेसिक शेप हो, ठीक है,
और उस शेप को आपस में हम जोड़ जोड़ के टेसिलेशन क्रिएट करें, यानी कि एक बड़ी फिगर बनाएं, ठीक है। वो जो छोटी हमारे पास बेसिक शेप है उसको आपस में जोड़ जोड़ के, ठीक है। अब वो बेसिक शेप क्या है? द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड लेंथ 3, 4, 5 यूनिट, ठीक है। वो जो बेसिक शेप है ये मैंने इसमें बता दिया कि ये इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और इसकी जो तीनों साइड है, बेस, हाइट और ये जो इसकी हाइपोटेन्यूज है, इसकी हमें इसने लेंथ भी बता दी है, ठीक है। ये यूनिट्स मतलब ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू यहां पर हो सकती है। तो ये वो बेसिक शेप है, इसकी हम टेसिलेशन करें, यानी कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसको आपस में हम जोड़ जोड़ के एक बड़ी फिगर बनाएं। वो जो बड़ी फिगर होती है इसको टेसिलेशन कहा जाता है। ये जो छोटी फिगर को जोड़ जोड़ के बड़ी फिगर बनाई जाती है इसको टेसिलेशन कहा जाता है, ठीक है। ये हमने जो एक्सरसाइज की पहली वाली वीडियो थी वहां पर थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, बेसिक जो शेप है, इसको अगर हम जोड़ जोड़ के एक बड़ी फिगर बनाना चाहे तो हमें क्या करना है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन नीडेड टू क्रिएट टेसिलेशन दैट कवर्स अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर मीटर। कि अगर ये जो हमारे पास छोटी बड़ी ट्राइंगल है इसको हम जोड़ जोड़ के एक बड़ी फिगर बनाए तो हमारे पास वो जो बड़ी फिगर हो उसका हमारे पास अगर ये एरिया आए, ठीक है, 3600 मीटर स्क्वायर, तो हमें इस एरिया जितनी वाली जो बड़ी फिगर बनानी है उसके लिए कितनी ट्राइंगल को आपस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हमने मालूम करनी है। तो देखिए इसके लिए आपको ये दो फिगर आप बना लीजिएगा। एक ये बेसिक शेप हमारे पास उसने बता दी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको कि हमने आपस में जोड़ना है, ठीक है। इसकी ये तीनों साइड की लेंथ भी इसने हमें बता दी थी, ठीक है। तो ये मैंने इसकी लेंथ, अब यहां पर मैंने एक यहां पर एग्जांपल दी कि इसी ट्राइंगल के साथ मैंने इस ट्राइंगल को दोबारा जोड़ दिया, यानी कि हाइपोटेन्यूज वाली साइड को आपस में मैंने जोड़ दिया, ठीक है। ये सेम ट्राइंगल को आपस में मैंने 2 बार जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह अगर हम इस ट्राइंगल को जोड़ते जाएं आपस में तो हमारे पास जो बड़ी फिगर बनेगी उसका जो टोटल एरिया 3600 मीटर स्क्वायर होगा। अब हमने ये देखना है कि हमें कितनी बार ये ट्राइंगल को आपस में जोड़ना पड़ेगा। जितनी बार आप ट्राइंगल को जोड़ते हैं उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन या नंबर ऑफ ट्राइंगल हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें इसका बहुत ही आसान तरीका है। हमें जो बड़ी बड़ी फिगर है, हमारी जो टेसिलेशन के बाद जो बड़ी फिगर बनेगी उसका हमें एरिया दे दिया गया है। तो अगर हम ये छोटी बड़ी ट्राइंगल का एरिया मालूम कर लेते हैं और उस एरिया को हम इस बड़ी बड़ी ट्राइंगल पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल की तादाद आ जाएगी जो कि हमें चाहिए होगी इस एरिया जितनी फिगर बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखें हम छोटी क्लासेस में एरिया ऑफ ट्राइंगल या ट्राइंगल का एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आए थे, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसका मैं एरिया कैलकुलेट करता हूं, तो ये मैंने फॉर्मूला पुट कर लिया। अब बेस और हाइट की वैल्यू देखें, ये 3 और 4 है, तो आप बेस और हाइट की जगह 3 और 4 को पुट कर लें। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 जो है इस 4 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 यूनिट स्क्वायर। तो ये आपके पास ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है जिसको कि हमने जोड़ जोड़ के बड़ी वाली फिगर बनानी है, इसका एरिया आ गया 6 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम ये जो टोटल एरिया है इस पे हम ये एक ट्राइंगल का एरिया जो हमारे पास है इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन की आ जाएगी, ठीक है। ट्राइंगल की तादाद या जितनी ट्राइंगल आपस में हमने जोड़नी है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पर आप लिख लें, ये मैंने लिख दिया। नाउ टोटल एरिया में ये दिया गया 3600 यूनिट स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल या रिफ्लेक्शन किस तरह आएंगी? आपने टोटल एरिया पे एक ट्राइंगल का जो एरिया इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो ये 6 1 द 6 और 3600 पे 6 डिवाइड होगा 600 टाइम। आपने इस तरह क्रॉस लगा के यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर 6 1 द 6 कर लेना है, उसको क्रॉस करके 600 लिख लेना है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हमें 600 इस तरह की ट्राइंगल चाहिए होंगी कि इनको हम इस तरह आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो बड़ी फिगर आएगी जिसका कि ये एरिया 3600, वो जो बड़ी वाली फिगर है उसके लिए हमें 600 ट्राइंगल या 600 रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागन। के रेगुलर हेक्सागन को आपस में जोड़ जोड़ के एक टेसिलेशन क्रिएट की गई है, यानी कि रेगुलर हेक्सागन को आपस में जोड़ के इस तरह एक बड़ी फिगर बनाई गई है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ये फिगर एग्जांपल के लिए आपके सामने रखी है, आपने इस तरह की फिगर बनानी नहीं है, ठीक है। अब ईच हेक्सागन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये 6 साइडों वाली छोटी छोटी हेक्सागन को जोड़ के इस तरह एक बड़ी फिगर बनाई गई है, ठीक है। तो ये जो छोटी वाली हेक्सागन है इसकी एक साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। Find the total area of the tessellation if it consists of 25 hexagon.
तो अगर हम 25 ये छोटी छोटी हेक्सागन को आपस में जोड़ें तो हमारे पास जो बड़ी फिगर बनेगी उसका हमें एक तो एरिया मालूम करना है, ठीक है, एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन। और हमने ये जो बड़ी वाली फिगर बन जाएगी इसका ये जो आउटर एज है यानी कि जो बाएं वाली बाउंड्री है इसका हमें पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू भी मालूम करनी है, ठीक है। तो अब देखें, पहले हम ये जो बड़ी वाली हेक्सागन फिगर बनेगी, ये बड़ी वाली शेप बनेगी, इसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें यहां पर बता दिया गया है कि टोटल 25 हेक्सागन यूज हुई हैं इस तरह की बड़ी वाली शेप बनाने के लिए। तो अगर हम एक हेक्सागन का एरिया मालूम कर लें और उसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ये जो बड़ी वाली शेप है इसका आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ये जो छोटी वाली हेक्सागन है इसका एरिया मालूम कर लेते हैं पहले। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो इसकी जो साइड लेंथ है छोटी वाली हेक्सागन की, ये हमें दी गई थी 5 सेंटीमीटर, इसको हमने एसके को रख दिया। अब ये वाला आपने एरिया ऑफ हेक्सागन का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इससे हम हेक्सागन का जो एरिया है वो मालूम करते हैं। यहां पर ये एस की वैल्यू कौन सी होगी, जो साइड की लेंथ में दी गई है ये वाली, ठीक है। तो एस की जगह आप इसको पुट कर लेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये 3 का आप स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और 5 का आप स्क्वायर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें कि 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5.196 इंटू ये वाला 25 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास हेक्सागन, ये जो छोटी वाली हेक्सागन है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल जो हेक्सागन यूज हुई है इस बड़ी वाली फिगर बनाने के लिए वो 25 है। तो आपने 25 को इस जो एक हेक्सागन की हमारे पास एरिया आया है इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो बड़ी वाली फिगर है उसका टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन जो यूज हुई 25 हुई है, सो द टोटल एरिया हो जाएगा 25 को आप ये एक हेक्सागन के एरिया से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बन जाती है। तो ये तो आपके पास ये जो आपके पास बड़ी वाली फिगर थी इसका टोटल एरिया आ गया। अब हम इसका पेरीमीटर मालूम करते हैं यानी कि इसकी जो साइड वाली जो बाउंड्री है, बाएं वाली बाउंड्री, ये सारी चारों तरफ, ठीक है, ये इसका हमने टोटल एरिया मालूम करना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम अगर इसकी एक साइड की लेंथ मालूम कर लें, ठीक है, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया कि ये जो बड़ी वाली फिगर बन रही है ये भी हेक्सागन के शेप में है, और हेक्सागन की कितनी साइडें होती हैं, 6 साइडें होती हैं। तो अगर हम इसकी एक आउटर साइड या आउट बाय वाली जो साइड है इसकी अगर हम लेंथ मालूम कर लेते हैं और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास इसकी जो 6 साइडें हैं यानी कि इसका जो पेरीमीटर या अहाता है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास इस तरह की जो बड़ी हेक्सागन है इसकी एक साइड की लेंथ मालूम करेंगे तो हम ये सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पर मैंने अब पेरीमीटर मालूम करना है, मैंने लिखा नाउ टू फाइंड पेरीमीटर, मैंने जो एरिया ऑफ हेक्सागन है ये वाला फॉर्मूला पुट किया क्योंकि यहाँ पर हमने इस एस या उसकी जो एक साइड की लेंथ है वो जो बड़ी वाली हेक्सागन बनी है उसकी एक साइड की लेंथ मालूम करनी है, तो यहां से हम मालूम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो एरिया ऑफ हेक्सागन वो जो बड़ी वाली हेक्सागन है उसका हमने ये एरिया मालूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरिया की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर ली और इसको आप कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.196। देखें ये ऊपर भी हमारे पास सेम ही वैल्यू आई थी, ठीक है, इसको जो हमने सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास की वैल्यू बन गई और इनटू ये S2 आ गया डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब ये जो 2 आ रहा है इसको आप 5.196 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब हमें इस S की वैल्यू चाहिए तो S2 को आप एक तरफ रखें और ये 2.95 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इस वैल्यू पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर S2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके इस वैल्यू पे ये डिवाइड हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 625 आ जाएगा। S2 की वैल्यू आपके पास आ गई 625। हमें S की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यानी कि जो साइड लेंथ है बड़ी वाली हेक्सागन वो वैल्यू चाहिए। तो हमें ये इसका जो स्क्वायर है इसको खत्म करना होगा, तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है इसकी अपनी वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, S जो है बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 625 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो बड़ी वाली हेक्सागन है उसकी एक साइड की लेंथ आ गई है, ठीक है। अब हम पेरीमीटर मालूम कर सकते हैं। हेक्सागन का जो साइडें होती हैं टोटल 6 होती हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि वो जो बड़ी वाली शेप बन रही है वो भी हेक्सागन के शेप में बन रही है। आपको जो मैंने ये फिगर बनाई है बताइए, आपने इसमें नहीं जाना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर की हुई है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया कि 25 हेक्सागन मिला के वो बड़ी वाली शेप बन रही है और इस शेप और इस फिगर में सिर्फ 23 हेक्सागन है, ठीक है। तो 25 हेक्सागन को अगर आप मिलाएं तो आपके पास जो बड़ी वाली शेप बनेगी वो भी एक हेक्सागन की शक्ल में बनेगी, ठीक है। और हेक्सागन की टोटल साइडें 6 होती हैं, तो हमने जो एक साइड की लेंथ यहाँ पर मालूम की है
ये हमारे पास जो 25 सेंटीमीटर आई है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू है वो आ जाएगी 150 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ जाता है। बुक में जो आंसर है वो कुछ और दिया गया है पेरीमीटर के लिए। मेरे हिसाब से ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि मैंने और भी 3-4 टीचर्स को भी फॉलो किया है तो उन्होंने भी इसका यही आंसर मालूम किया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट आंसर है। बहरहाल अगर आप मुतमईन नहीं है तो आप कोई किसी और टीचर की वीडियो को भी आप चेक कर लीजिएगा कि वो उसका क्या आंसर निकालता है। मैंने जो 3-4 जो अच्छे टीचर हैं, जो काबिल टीचर हैं, उनका भी जब मैंने देखा तो उसने यही उन्होंने आंसर यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।